Hello students, now today we start analytical method of vector addition in the chapter of vectors. तो वेक्टर्स चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। वेक्टर चैप्टर में लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन क्या होता है समझाया था। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसको एनालिटिकली किन मेथड्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में वी हैव फर्दर टू मेथड्स, फर्स्ट वन कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको बता दूं दोनों के ही सॉल्व करने की टेक्निक सेम है, दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों के जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है बेटा? So in this we can say that if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle in forward manner, बट फॉरवर्ड मैनर कहीं कहीं पे सेम मैनर, कहीं कहीं सेम ऑर्डर भी लिखा होता है। तो इन फॉरवर्ड मैनर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, third side of the triangle in opposite manner, इसको रिवर्स मैनर भी बोल सकते हैं, can represent their additive resultant, that means का resultant फैक्टर। क्या बोला गया है? बोला गया है ट्रायंगल लॉ में कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, मतलब एक के जस्ट बाद दूसरा आ रहा है, फॉरवर्ड मैनर में आ रहा है, दैट मींस फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल ज्वाइन कर रही है, देन जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी, जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही होगी, वो थर्ड साइड रिजल्टेंट मतलब उनके एडिटिव रिजल्टेंट की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है अगर वो अपोजिट मैनर में हो। दैट मींस जिस मैनर में आपके दो वेक्टर्स आ रहे थे साइड्स में, उनके जस्ट अपोजिट मैनर में हो, तो ये क्या होगा, वो उन दो वेक्टर्स का एडिटिव रिजल्टेंट शो कर देगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली मतलब डायग्राम के थ्रू बताएंगे भी। तो मैंने कहा अगर हमने एक वेक्टर ले रखा है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ले रखा है बेटा यहां पर हमने वेक्टर बी। देखिए बेटा यहां पे ये फॉरवर्ड मैनर है, क्यों? देखिए ए इधर आया और ए के आगे फॉरवर्ड हो गया बी। अब बेटा इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा कि हम ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर दें, तो वो हो जाएगा एक कंप्लीट ट्रायंगल। अब बेटा ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। अब ये थर्ड साइड ए और बी का रिजल्टेंट शो हो सकती है, बट इसका डायरेक्शनल मोशन क्या होगा, इन दोनों के जस्ट अपोजिट होगा। दैट मींस ए इधर गया, बी इधर गया, थर्ड साइड इधर जानी चाहिए पर वो इधर ना जाके इसे जस्ट अपोजिट जाएगी, तो ये कुछ इस तरफ चली जाएगी। अब अगर ये कुछ इस तरफ चली जाएगी तो ये जो होगा वेक्टर, ये वेक्टर आर ए और बी का हमें क्या कर देगा, वेक्टर एडिटिव रिजल्ट शो कर देगा। अब ये तो पता चल रहा है वेक्टरली कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल मेथड, दैट मींस हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए होगा जिसकी एनालिसिस से ही हमें रिजल्ट मिल जाए, हमें ये सब बनाने की जरूरत फर्दर ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने कहा ए और बी एक दूसरे से, मैंने कहा जो ये वेक्टर बी था ये ए के लाइन ऑफ एक्शन से कुछ थीटा एंगल पे था। कितना एंगल पे था बेटा? थीटा एंगल पे था। देन अब हम क्या करेंगे, हम बी के वेक्टर मतलब जो बी वेक्टर दे रखा है, इस बी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना बहुत इजी होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक काम करते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं इसकी जरा।
मैंने इसको बोल दिया P Q R S। कुछ इस तरीके से हमने इसकी नेमिंग कर दी P Q R S। अब जरा देखिएगा, अब हम इस B के कंपोनेंट करेंगे QS और SR की टर्म में। देखिए क्या हो जाएगा, देखिएगा इन दिस ट्रायंगल QSR, इस ट्रायंगल में ये थीटा है और ये B है। B है पूरा वेक्टर, बट अगर हम लेंथ की तरह इसको रिड्यूस करेंगे तो ये लेंथ क्या दे देगी, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, दैट इज B ओनली। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये QS कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर बात करें हम किसकी, इस परपेंडिकुलर की, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हमें मालूम है साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना हमारे पास B है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B साइन थीटा। ये लेंथ हो जाएगी B साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बेस है, बेस के लिए लगाते हैं cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा लेंथ मैग्नीट्यूड B cos थीटा। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे तो ये केवल लेंथ शो करेगा, बट अगर हम इसको डायरेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करें, अगर इसको वेक्टर B sin थीटा बोल दें, तो हमें यहाँ पर इस लेंथ की डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो ये B इधर जा रहा है तो B sin थीटा इधर जा रहा होगा। ये हो जाएगा B sin थीटा। अब अगर B का इधर जा रहा है तो ये हो जाएगा इस तरफ, वेक्टर में शो करते ही B cos थीटा। तो ये QS लेंथ जो दिख रहा हो, QS वेक्टर कह सकते हो, वेक्टर B cos थीटा, और ये SR वेक्टर हो सकता है B sin थीटा। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या किया, B कंपोनेंट में रिजॉल्व करके कुछ वैल्यूज निकालनी। अब जरा देखिएगा, इन ट्रायंगल PSR, क्योंकि बेटा हमने एक R पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये एंगल बन गया था 90 डिग्री। नाउ वी हैव PSR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ निकाल सकते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि हम एनालिटिकल मेथड से क्या निकालना चाहते हैं, हम एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, R निकालना चाहते हैं। तो R का हम क्या निकालेंगे, यहां पर मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको A के रेफरेंस को ले लेंगे, तो बनेगा A से कितने एंगल पे लग रहा है, ये A से फाई एंगल पे लग रहा है, तो इस फाई के लिए निकाल लेंगे A के रिस्पेक्टिव, तो हमें फाई एंगल पे इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, और PR दैट इज R, ये लेंथ निकाल लेंगे। तो हमें मालूम है वेक्टर की लेंथ में क्या देती है, मैग्नीट्यूड, तो उससे हम इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो हम बेटा बात करने वाले हैं PSR ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की। तो इन ट्रायंगल राइट एंगल PSR बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो वी कैन से दैट PQ प्लस QS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, क्योंकि PS हो जाएगी टोटल बेस, तो PQ प्लस QS, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज SR। सो PR हो जाएगा बेटा, क्योंकि PR क्या है, लेंथ, और जब भी किसी वेक्टर की लेंथ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम एरो नहीं लगाएंगे वेक्टर का, केवल मैग्नीट्यूड लगेंगे। अगर एरो भी लगाना चाहते हो आप तो बेटा एरो के साथ मॉड लगाइए। मॉड का मतलब क्या मिल रहा है, हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर R का स्क्वायर, PQ कितना हो जाएगा, PQ लेंथ बेटा यहाँ से वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दे देगा, वेक्टर A का मॉड कर दिया। QS की बात करेंगे तो वेक्टर B cos थीटा का मॉड ले लेंगे, तो वेक्टर B cos थीटा। SR की बात करेंगे तो वेक्टर B sin थीटा में वेक्टर B का मॉड ले लेंगे, sin थीटा होल स्क्वायर। अब नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये एरो साइन जो है चले जाएंगे, R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A प्लस B cos थीटा होल स्क्वायर। तो सिंपली A प्लस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर में B cos थीटा है तो हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2AB B के साथ cos थीटा है तो हो जाएगा 2AB cos थीटा प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट आ जाएगा बेटा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सो R क्या हो जाएगा, यहां से निकला बेटा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया आर, इसको मॉड में शो करें तो वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम इस तरह से आर भी लिख सकते हैं या वेक्टर आर का मॉड भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। तो एनालिटिकल मेथड का एक आराम में ये मिल गया कि अब हमें ड्रॉ कुछ नहीं करना है, सीधा ए और बी के मैग्नीट्यूड पुट करने हैं, उनके बीच का एंगल जो दे रखा हो वो पुट करना है और हमें डायरेक्टली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फाई निकालेंगे। तो बेटा फाई के सामने ये एस आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, पीएस हो जाएगा क्या बेस। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे हम, फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हमने यहाँ पे tan फाई ले लिया, tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एस आर अपॉन पीएस, पीएस कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस। सो ये हो जाएगा कितना एस आर दैट इज बी मॉड के साथ लेंगे अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड देती है। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा, सो वी कैन से दैट रिजल्टेंट फाई आ जाएगा tan इनवर्स, मैं tan को उधर भेजेंगे, इनवर्स फंक्शन में जाता है बेटा, ये हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल लिया कि वो किस एंगल पे लग रहा है किसी भी गिवन रेफरेंस वेक्टर के साथ। तो ये था बेटा हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बेटा इन दोनों के ही सॉल्व करने के प्रोसीजर और रिजल्ट सेम रहेंगे। इनका केवल और केवल जो कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो डिफर करता है एक दूसरे से। जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ले रखा है और वहां पे पैरेललोग्राम ले रखा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के लिए। उसके लिए हम बेटा इसके डेरिवेशन को यहाँ से रिप्लेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे केवल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे और उसको यहाँ पर डायग्राम के साथ यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए एक साथ। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, जरा सुन लीजिए पहले आप। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला जाता है, इफ टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ नहीं, ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम, if the two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram starts from same point, मतलब दोनों ही वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, then their diagonal, that means the diagonal of the parallelogram can represent their resultant if it also starts from the same point from where the two vectors start. That means अब जरा डायग्राम को थोड़ा सा रब करते हैं और डायग्राम में उस स्टेटमेंट को जो आपने बोला है अभी पैरेललोग्राम लॉ के लिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। जरा समझिएगा क्या कहा है। डेरिवेशन के लिए रब कर रहे हैं बेटा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, नेम भी होता था थोड़े बहुत चेंज हो जाए, बाकी सॉल्व करने की टेक्निक बिल्कुल सेम है और इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसान रहे इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में तो आपके लिए इजी रहे प्रिपेयर करने के लिए, आपको दो बार याद करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैंने कहा इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक वेक्टर ए एंड द अनदर वन इज वेक्टर बी, if the two vectors are represented by the two adjacent sides of parallelogram, देखिए अगर इसको हम कंप्लीट करना चाहिए, अगर ये वेक्टर ए है यहां से एक और वेक्टर हम शो करते हैं इस तरीके से सेम लेंथ का, ये भी वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर ये वेक्टर भी है तो पैरेलली इसको अगर यहाँ पे एक्सटेंड करें तो ये भी वेक्टर बी रिप्रेजेंट हो रहा होगा। मैंने कहा इनके बीच अगर कोई एंगल दे रखा है थीटा, तो अगर मेरा ए और बी किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ए और बी, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के पास दो डायगोनल होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, बट अगर ये डायगोनल हम बनाएंगे तो ये उसका इनिशियल पॉइंट और इन दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होगा, और अगर ये डायगोनल बनाएंगे बेटा हम दिस वन
तो देखिए इसका इनिशियल पॉइंट और जो इनिशियल दो वेक्टर दे रखे थे ए और बी, उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, सेम है। तो ऐसे में जो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल ही ए और बी का एडिटिव रिजल्टेंट शो कर देगा। और ए से इसके जो डायरेक्शन एंगल बनेगा फाई, वो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर नेमिंग कर देते हैं, सबसे पहले वही चीज, ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं। ए को हमने यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। अगर ये थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। नेमिंग कर देते बेटा, पी क्यू आर एस, और यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये टी हो गया। ये क्यू टी वेक्टर जो होगा, अगर ये बी है तो इसको कह सकते हैं बी कॉस थीटा, अभी बात करी थी। और ये जो टी आर होगा हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से टी आर वेक्टर मिल गया आपको बी साइन थीटा, और क्यू टी मिल गया बी कॉस थीटा। ये है पी क्यू दैट इज वेक्टर ए, ये है क्यू आर दैट इज वेक्टर बी। भले आपने पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट अलग पढ़ा, भले आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हुए डायग्राम कुछ अलग बनाया, पर डिराइव करते वक्त फिर से आपको यहाँ पे पी टी आर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया बेटा, फिर से पी टी आर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये जगह पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी, ये जगह टी आर का स्क्वायर। सिंपली बाकी सारी वैल्यू सेम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, क्या है। अगर बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए फाई निकालना होगा। फाई के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अलोंग क्या हो जाएगा, बेस। सो यहां पे हो जाएगा टी आर अपॉन पी टी दैट इज पी क्यू प्लस क्यू टी। तो ये जाएगा टी आर अपॉन पी क्यू प्लस क्यू टी। तो टी आर हो जाएगा यहाँ पे बी साइन थीटा, और ये जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, दैट मींस फिर से सेम थिंग। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि एनालिटिकल मेथड में आप बात करें ट्रायंगल लॉ की या फिर पैरेललोग्राम लॉ की, तो दोनों के लिए जो डेरिवेशनल पार्ट है और जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। बस फर्क है तो उनके स्टेटमेंट में और उनका डायग्राम में, जिसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप की चीज क्लियर है। अब बेटा हम लोग काम करेंगे एनालिटिकल मेथड, जो कि ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ था, उसके बेसिस पे एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ बॉडी इन विच द टू फोर्सेस ऑफ फोर्स 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन at an angle 60 डिग्री बिटवीन देम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 Newton and 4 Newton act on a body at an angle 60 degree between them. Then find out the magnitude of resultant force on it। केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया, डायरेक्टली जरूरत ही नहीं है निकालने की। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो अगर मैंने कहा दो फोर्सेस हैं, चले ले लिए, एक ले लिया मैंने फोर्स एफ से नोट कर रहे हैं, एफ ए ले लिया, ये बॉडी ले ली, और दूसरा बेटा ले लिया हमने क्या, एफ बी ले लिया। डायग्राम पूछा नहीं गया, तब मीन्स आपको कोई जरूरत नहीं है, बट क्योंकि पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना लग रहा होगा, ये मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है, ये एफ आपसे पूछा गया है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया आपसे, बताइए मैग्नीट्यूड। तो सिंपली अभी आपने फॉर्मूला मारा था, R इज इक्वल टू कितना था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे आर क्या है, रिजल्टेंट, दैट इज एफ। ए क्या है, एफ ए, बी क्या है, एफ बी, 2f a एफ बी कॉस एंगल बिटवीन देम कितना है बेटा, 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा और आंसर। सो एफ ए कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का, सॉरी 2 इंटू 4 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस वन इज 4, 16, 2 4 8। So 16 plus 4 20, 20 plus 8 28, ये आ गया स्क्वायर रूट कितना 28। So 28 कैसे थे बेटा आप लोग कितना, 7 4 28, so 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो f कितना आ गया, f आ गया 2√7 न्यूटन। So 2√7 न्यूटन क्या आ गया बेटा आपका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। एज सिंपल, इतना आसान है इसको अप्लाई करना, और बाकी क्वेश्चन भी जो इसके बनेंगे वो बहुत आसान बनेंगे, बहुत इजी होंगे, डायरेक्ट होंगे। आप वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व करिए और आंसर। तो अब बेटा बेसिकली जो बेसिक फॉर्मेट था वेक्टर्स का वो कंप्लीट हो गया। अब जो वेक्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल प्रोवाइड करता है आपको, वो होता है वेक्टर का प्रोडक्ट। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ वी स्टार्ट द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। We have two types of product of vectors. First one is scalar and another one is vector product. तो ये दोनों इस वेक्टर के क्या है, मेन बैकबोन है जो पूरे वेक्टर्स को संभाल के रखे हुए हैं, जिसमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।